मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं। और वो टॉपिक है भारत में राज्यों का गठन। यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसके बाद से लेके वर्तमान समय तक भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जब आर्य भारत में आए तो उनका कोई निश्चित राजनीतिक ढांचा नहीं था। एक उनका जो एक समाज था वो एक कबायली समाज था, और जिसमें आर्य जो थे ये एक छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे, और यही कबीले आगे चल के एक संगठित हुए और वो फिर एक कुल या परिवार के रूप में स्टेब्लिश हुए। और इस जो परिवार बना तो परिवार का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उसे कुलप कहा जाता था। फिर यही कुल आगे चल के ये छोटे छोटे कुल आगे चल के जब संगठित हुए तो ये गांव के रूप में ग्राम बसे। उस गांव का मुखिया प्रधानी या ग्रामरी कहा जाता था। फिर कुछ समय बाद ये जो गांव थे, ये गांव भी छोटे छोटे ये गांव जो थे ये संगठित होना शुरू हो गए, और ये गांव आगे चल के विश्व बने। और उसका जो प्रधान था वो विश्वपत था। विश्व आगे चल के धीरे धीरे ये भी संगठित हुए, और फिर विश्व ही आगे चल के एक जन के रूप में जन हुए, और उसका प्रमुख जनपद हुआ। मतलब इस तरह एक क्रम बनता शुरू हो गया, और जन ही आगे चल के हम देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये महाजनपद बन जाता है। जब महाजनपद बनता है और फिर इसी तरह एक राष्ट्र का विकास हुआ। प्राचीन समय में एक क्रमबद्ध ये परंपरा चली थी, और फिर धीरे धीरे एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता मिली, और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का भारत का जो राजनीतिक दर्जा था वो था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधीन औपनिवेशिक राज्य का। ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधीन औपनिवेशिक राज्य का दर्जा था। अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत एक औपनिवेशिक ब्रिटिश राज्य के अधीन औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिला हुआ था। भारतीय शासन को संचालित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से 50, करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन राजनीतिक ढांचा तैयार हो गया। जब शासन पद्धति शुरू हो गई तो उसके अंतर्गत उस समय 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 395 और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगर वर्तमान में बात करें तो इसको विस्तार को लेकर, इसके विस्तार की बात करें संविधान के अनुच्छेदों की, तो करीब करीब 465 आर्टिकल हो गए हैं, और अनुच्छेद जो है 465 ही हैं गणना की दृष्टि से देखें। और अनुसूचियां जो 8 थी वो अब हो गई हैं 12 हो गई हैं, और 22 भाग जो है, भाग में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखें तो 25-26 भाग हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से जो भाग हैं वो अभी भी 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्यों के गठन की बात की गई है।
एक अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्यों की गठन की परिचर्चा की गई है। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, फर्स्ट की बात करें, आर्टिकल पहले की बात करें, फर्स्ट की बात करें, अनुच्छेद 1 की बात करें, तो अनुच्छेद में फर्स्ट में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। यानी इंडिया डेट इज भारत shall be a union of state. इंडिया डेट इज भारत shall be a union of state. यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। जैसा कि अनुच्छेद 1 में तो कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों की समूह के, बजाय राज्यों की समूह के उसे एक राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया बजाय राज्यों के समूह के वो एक राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातें स्पष्ट करती हैं, पहला है, अगर बात करें तो एक देश का नाम, पहला बात करें तो एक देश का नाम, और दूसरी अगर बात करें तो राज पद्धति का प्रकार, यानी शासन पद्धति का, शासन या राज पद्धति का प्रकार। दो बातें स्पष्ट करती हैं, भारत का नाम और उसकी शासन पद्धति या राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर, मतलब देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था, कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों का मानना था, फिर भी कुछ सदस्यों का मानना था कि इसका जो परंपरागत जो नाम भारत है उसको ही रहने दिया जाए, जबकि कुछ सदस्यों का मानना था कि इसका नाम इंडिया किया जाए। अभी भी हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संधि और करार होते हैं उसमें भारत नहीं है बल्कि इंडिया के नाम से किया जाता है। तो कुछ का मानना था कि परंपरागत नाम भारत रखा जाए, किया जाए, और कुछ का मानना था इंडिया। और फिर संविधान सभा ने इन दोनों मतों को स्वीकार किया और फिर उसने भारत अर्थात इंडिया नाम रखा, यानी इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है। मतलब हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम का उल्लेख है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। दूसरे वाक्य में अगर इसकी बात करें, ये तो इंडिया नाम को लेके हो गया, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो है राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ बताया गया। यद्यपि हम देखें तो संविधान का जो ढांचा है, जो संरचना है वो संघीय है। संविधान सभा में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार वो कहते हैं कि राज्यों का संघ जो उक्ति है, इस उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर, संघीय
राज्यों का जो संघ है, इस उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का वो दो बातें या दो कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि जो भारतीय संघ है, ये राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारतीय संघ है, ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ या अमेरिकी राज्य संघ में है। दूसरा कारण बताते हैं कि राज्यों को संघ से विभक्त या अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है। जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। दो कारण या दो बातें स्पष्ट करते हैं राज्यों के संघ को लेके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 1 में ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये भी कहा गया कि जो भारतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जो राज्यों के राज्य क्षेत्र। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी विषय में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब तीसरा है किसी समय अधिग्रहित किया जाए, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अपने अंतर्गत समाहित कर सकता है। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 3 बातों का या 3 भागों में जो भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। और इस तरह देखें तो वर्तमान में भारतीय संघ में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद यानी हम जानते हैं संसद जो बनती है वो लोकसभा यानी जो निम्न सदन है, और राज्यसभा जो उच्च सदन है, और प्लस राष्ट्रपति। संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि या नियम बनाने की शक्ति देता है। यानी संसद को संघ में नए राज्यों के गठन और स्थापना करने की लिए विधि या नियम बनाने की शक्ति देता है। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो नए राज्यों के गठन, स्थापना और उनके क्षेत्र विस्तार की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। मतलब नए राज्यों के गठन, उनके सीमा क्षेत्रों का विस्तार, उनके नामों में परिवर्तन करने की शक्ति अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं।
आर्टिकल 3 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 3 में भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही जो बातें कही वही कही, मतलब थोड़ा सा इसमें अंतर दिखाई देता है। मतलब इसमें अंतर ये दिखाई देता है कि इसमें उस राज्य का गठन किस पद्धति से किया जाए और किस नियम से किया जाए। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद साधारण बहुमत से, संसद जो है वो साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्यों का गठन, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्यों का गठन, किसी उसके वर्तमान क्षेत्र, सीमा, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 3 में कहा गया है। किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास सिफारिश से ही, प्रेसिडेंट के पास सिफारिश के लिए जाएगा। फिर इसके बाद जब सिफारिश मिल जाएगी तो उसके बाद ही वो संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा वो पेश नहीं किया जाएगा। यदि कोई विधेयक किसी राज्य की क्षेत्र, सीमा या नाम के परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को जो संबंधित जो राज्य का जो विधानमंडल है को उसकी राय के लिए वो प्रेषित करेगा, भेजेगा, विधानमंडल को भेजेगा। किंतु भेज तो देगा, लेकिन राष्ट्रपति या संसद को उस विधानमंडल की राय को या मशवरे को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। उसके लिए वो बाध्य नहीं होगा कि वो विधानमंडल की राय को माने ही। इसके साथ साथ ये भी है कि यदि विधानमंडल में जो विधेयक भेजा गया है उस राज्य के नाम, क्षेत्र, स्थापना के लेके, तो उस विधानमंडल यानी उस विधेयक को उसको एक जो निर्धारित समय सीमा है, अगर उस निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अगर वो अपनी राय को संसद में प्रेषित नहीं करता है, अपनी राय को विधानमंडल वो संसद में प्रेषित नहीं करता है, तो भी संसद को यह अधिकार है कि वो समय सीमा समाप्त होने के बाद संबंधित राज्य के नाम या क्षेत्र परिवर्तन को लेकर जो विधेयक विधानमंडल में प्रेषित किया गया है उसको वो खुद प्रेषित कर सकता है। अनुच्छेद 4 की बात करें, आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में कोई ऐसी बातें नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो संसद के द्वारा जो नए राज्य, क्षेत्र तो का गठन की बात है, और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो नए राज्यों के गठन, निर्माण और उनके क्षेत्र या नामक परिवर्तन की बात कही गई है, उसी का जिक्र है। और इसके अंतर्गत ये है कि अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 को जो संविधान में जो संकलित किया गया है वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, वो अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन का जिक्र है अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाए, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो इस तरह का कानून एक जो है वो सामान्य बहुमत, इस तरह का कानून अनुच्छेद 4 के अंतर्गत इस तरह का जो कानून है वो सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया, सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही वो पारित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 4 में कहा गया है। क्योंकि एक मामला आया था
वो आया था बेदुबारी मामला। बेदुबारी मामला आया था। बेदुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की समझ के सामने राय के लिए एक प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो राज्य के क्षेत्रों, नामों या सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति जो संसद को प्राप्त है, जो संसद को दी गई है, क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को, जो संसद को प्राप्त है शक्ति, क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी क्षेत्र को, किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति प्राप्त है? ऐसा बेदुबारी मामले में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए प्रश्न आया हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो एक साधारण विधि के द्वारा, एक सामान्य विधि के द्वारा वो ऐसा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वो सामान्य विधि के द्वारा वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कि इसके लिए अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन का इसमें जिक्र है। कहता है कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। और फिर इसके बाद संसद ने एक संविधान संशोधन किया, यानी कि 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किए। 9वां संविधान संशोधन 1960 में पारित हुआ और 1960 में 9वें संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत ये जो बेदुबारी जो मामला था या बेदुबारी जो संघ था, ये जो बेदुबारी जो संघ था को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब इसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि करीब 2015 में ऐसे ही मामला एक आया 2015 में, जो कि संविधान के अंतर्गत एक और संशोधन किया गया। वो हो गया 100वां संशोधन 100 2015 100वां संविधान संशोधन 100 संविधान संशोधन जब अमेंडमेंट हुआ था 2015 के द्वारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो 16 मई 1974 को एक समझौता हुआ था, भारत और प्लस बांग्लादेश के बीच जो 16 मई 1974 भारत और बांग्लादेश के बीच जो 16 मई 1974 को जो एक समझौता हुआ था, जिसे भूमि या भू सीमा समझौता कहते हैं। 16 मई 1974 को हुआ था इसे भू सीमा समझौता, मतलब 100वें संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 16 मई 1974 को जो संविधान संशोधन हुआ था, जो संविधान मतलब कि 16 मई 1974 को जो एक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसे भू सीमा समझौता कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो भी भू सीमा समझौता हुआ था उसमें कुछ भू क्षेत्र मतलब यथास्थिति बनाए रखने की बात थी। जो जिस क्षेत्र में काबिज है उसको वो अपने क्षेत्र में काबिज किए रहे, मतलब जो अंतः क्षेत्र जो इनक्लेव थे उसको अपने अपने क्षेत्रों में वो काबिज किए रहे, कोई किसी को हस्तांतरित नहीं किया था।
ये शांति बनाए रखने के लिए समझौता 1974 में हो गया था। लेकिन जब 2015 में 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अब ये किया गया, इसके अंतर्गत ये बातें आई कि ये संशोधित किया गया कि जो बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश और भारत के अंतर्गत जो 111, मतलब कि भारत के अंतर्गत जो 111 अंतर क्षेत्र यानी बस्तियां कह सकते हैं इसको हम सामान्य शब्दों में, भारत के अंतर्गत जो 111 बस्तियां हैं इसे बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। 111 बस्तियों को इस संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे बांग्लादेश को दे दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। और बांग्लादेश के अंतर्गत जो 51 जो अंतर क्षेत्र या बस्तियां थी उसको भारत को, इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश के विविध भागों में, अब आजादी के बाद देश के विभिन्न भागों में अब कुछ मांगे उठने लगी। मांगे ये उठने लगी कि अब, क्योंकि आजाद होने के बाद प्रत्येक राज्य अपनी मांगों को लेकर अपने क्षेत्र सीमा नामों में चाहे परिवर्तन की बात हो या नए राज्यों के गठन की बात हो, या विशेषकर जो सबसे प्रमुख समस्या भारत आजाद हुआ जो आई, वो हुआ कि जो भाषी क्षेत्र थे, एक भाषा विशेष क्षेत्र के लोग, वो लोग अब मांग करने लगे कि उनका जो भाषा जो बोलने वाले हैं उसके एक अलग राज्य का गठन किया जाए। मतलब कि भाषा के आधार पर अब राज्यों के गठन की बात उठने लगी। जब भारत आजाद हुआ, जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठने लगी, तो उस समय एक आयोग गठित किया गया जिसे कहते हैं, जो पहला आयोग बना वो बना धर आयोग। मतलब कि ये जो आयोग बना वो बना 10 दिसंबर 1948 को। मतलब इसने अपना, इसका गठन तो हो गया था। धर आयोग मैं बताता हूं अभी क्रम से। धर आयोग, इसे धर आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट भी, पहले राष्ट्रपति या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को, 27 नवंबर 1947 को एक आयोग का गठन किया और इस आयोग के अध्यक्ष थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्याम कृष्ण धर। न्यायमूर्ति श्याम कृष्ण धर, शॉर्ट में इनको हम SK धर भी कहते हैं, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 को धर आयोग का गठन किया गया। ये जो धर आयोग था ये 4 सदस्यीय था। इसमें 4 लोग थे, मतलब एक अध्यक्ष प्लस 3 मेंबर को लेके 4 सदस्य थे। और इन 4 सदस्यों की बात करें, अध्यक्ष तो श्याम कृष्ण धर थे, SK धर थे। इनके अगर अध्यक्षों की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो जो एक सदस्य थे उनका नाम था जगत नारायण लाल। जगत नारायण लाल मेंबर थे, सदस्य थे ये। जगत नारायण लाल जो थे ये एक वकील थे और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे।
वकील भी थे, लॉयर भी थे, और इस उस समय संविधान सभा की एक मेंबर भी थे। इसके बाद जो दूसरे सदस्य थे वो थे पन्नालाल। पन्नालाल जो थे ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त ये आईएएस अधिकारी थे। इस तरह ये 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, 3 सदस्यों को लेकर ये धर आयोग, 4 सदस्यीय धर आयोग का गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की जो मांग उठ रही थी उसके लिए इस आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने उस समय के हर एक क्षेत्रों का दौरा किया और फिर उसने अपनी उस समय की स्थिति परिस्थितियों को देखने के बाद, उसने करीब 10 दिसंबर 1948 को, इस धर आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी करीब 56 पृष्ठीय, मतलब 56 पृष्ठों में इसने 56 पृष्ठों में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इसने खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। इसने अपने रिपोर्ट में ये कहा, भाषा की जगह पे इसने कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जबकि संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी एक सुझाव दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करीब 14 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ज्ञापन इस धर आयोग को सौंपा, के पास भेजा। और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1948 को जो एक पत्र इस आयोग को सौंपा, उसमें उन्होंने जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की बात थी उसका उन्होंने समर्थन किया। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग का समर्थन किया। फिर कुछ समय के बाद, अब स्थितियां, जब इसने रिपोर्ट दे दिया तो कुछ समय के बाद एक दूसरी समिति का गठन हुआ जिसे कहते हैं जेवीपी समिति। इसे जेवीपी समिति क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। जेवीपी समिति, जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का अर्थ हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी का अर्थ हो गया पट्टाभी सीता रमैया। करीब दिसंबर 1948 में इस जेवीपी समिति का, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया।
अब क्या था, जब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जब धन आयोग ने खारिज कर दिया, तो उसके बाद भी फिर पूरे भारत में कहीं ना कहीं राज्यों के गठन को लेके, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेके मांगे उठ रही थी, मांगे और तेज हो गई। तब संविधान सभा ने उस धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा के लिए, उसकी परीक्षण के लिए, उसकी जांच के लिए कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, जो कांग्रेस जो कार्य समिति थी, उसने उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, वो जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जयपुर अधिवेशन 1948, जयपुर अधिवेशन 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया के नेतृत्व में जेवीपी समिति का दिसंबर 1948 में गठन किया गया। जयपुर अधिवेशन 1948 के अंतर्गत धन आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इस जेवीपी समिति ने, इसने भी उस आयोग की समीक्षा की, उसकी रिपोर्टों को देखा, और उसकी रिपोर्टों को देखने के साथ साथ इसने अन्य क्षेत्रों की से भी जानकारियां प्राप्त की, उसका परीक्षण किया, और फिर सब जगहों से इसने अपनी रिपोर्ट इकट्ठा की। इस समिति ने अपनी रिपोर्टें इकट्ठा की और फिर उसके बाद इसने 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इस जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की थी, लेकिन उस सिफारिशों का अंत हम निष्कर्ष देखें तो इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इसने भी खारिज कर दिया। भाषाई आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग चल रही थी उसको भी इसने भी खारिज कर दिया। इसने सिफारिश किया। इस सिफारिश के अंतर्गत बात करें तो पहली जो सिफारिश थी उसमें यह था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा एवं राष्ट्र की एकता के आधार पर हो। आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, राष्ट्र की एकता के आधार पर हो, इसने सिफारिश की। इसकी एक अगली जो सिफारिश थी वो थी कि नए प्रांतों के गठन में कुछ देरी की जाए, तुरंत ना किया जाए। नए प्रांतों की या नए राज्यों के गठन में कुछ समय लगाया जाए, तुरंत गठन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि जो अन्य मुद्दे हैं, अन्य समस्याएं हैं, उसको भी पहचाना जाए और फिर पहचानने के बाद उसको जो उचित तरीके से उसका समाधान किया जाए और उसके बाद ही नए प्रांतों का गठन किया जाए। और इसी वजह से इस जेवीपी समिति ने नए राज्यों के गठन के लिए सिफारिश की, थोड़ा से उसमें अभी और समय लगाया जाए, नए राज्यों के गठन में और समय लगाया जाए, त्वरित रूप से या तुरंत न किया जाए। और इसने अंतिम में इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को भी खारिज कर दिया था। अब इसके बाद स्थितियां और बदलना शुरू हो गई। तो कुछ प्रांत ऐसे थे जो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर अभी भी एकदम सख्त थे। उनको लग रहा था कि हम अपने राज्य का गठन, हम एक नए राज्य का गठन कर ही लेंगे, मतलब एक राज्य और एक भाषा और एक राज्य के आधार पर कि उनका मांग थी कि एक राज्य में एक भाषा होनी चाहिए, कोई दूसरी भाषा नहीं होना चाहिए। अगर हम एक राज्य की एक भाषा करते तो भारत आज इतने क्षेत्रों में विभाजित होता कि हम जो भी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद इतने न होते, अनगिनत होते। वर्तमान में भारत की स्थिति अगर भाषाई आधार पर राज्य के गठन की बात होती तो बहुत राज्यों का गठन हो जाता। अब जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट
में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया। तब उसके बाद कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पे बहुत सशक्त रूप से विद्रोह होना शुरू हो गया। ऐसा ही एक प्रांत था मद्रास। मद्रास मद्रास में एक तेलुगु भाषी भाषा लोग थे। मद्रास में जो सबसे अधिक संख्या थी उसमें तेलुगु भाषा को मानने वाले क्षेत्र थे। ये जो तेलुगु भाषी वाले थे लोग थे, ये लोग एक अलग राज्य की मांग करने लगे। तेलुगु भाषा जो मद्रास में जो लोग तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, ये एक अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू कर दी, बहुत भयंकर आंदोलन शुरू कर दिए। और ये भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिए। और इनके विरोधों का समर्थन किया उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पुट्टी श्री रामुलु। पुट्टी श्री रामुलु। इनका समर्थन किया पुट्टी श्री रामुलु ने। पुट्टी श्री रामुलु ने करीब 19 अक्टूबर 1952 को, पुट्टी श्री रामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 को 19 अक्टूबर 1952 को महर्षि बुलुस संभमूर्ति के मद्रास हाउस में महर्षि बुलुस संभमूर्ति महर्षि बुलुस संभमूर्ति के मद्रास हाउस में पुट्टी श्री रामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 को महर्षि बुलुस संभमूर्ति के मद्रास हाउस में इन्होंने स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक भाषा के आधार पर राज्य कोई गठन नहीं होगा, एक नया राज्य नहीं गठित होगा, तब तक हम भूख हड़ताल अपनी नहीं समाप्त करें। जब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए तो काफी दिनों तक चला और इनके जो समर्थक थे वो उनको इनसे अनुरोध भी करने लगे कि आप भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, आप स्ट्राइक को समाप्त कर दीजिए। लेकिन इन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक हमें सरकार ने राज्य की गठन की बात का समर्थन नहीं करेगा, मानेगी नहीं, तब तक हम भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं। कहना था कि पुट्टी श्री रामुलु का कहना था कि मद्रास का प्रतिधारण एक निरर्थक कारण है। मद्रास का प्रतिधारण एक निरर्थक कारण है। और अंततः करीब 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया। 56 दिन के बाद करीब 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पुट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पुट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जब पुट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया तो अब स्थितियां बहुत विकराल हो गई, बहुत विकट हो गई। अब पूरे मद्रास प्रांत में अब दंगे होने लगे, विरोध होने लगा। जो सरकारी संपत्तियां थी उनको तोड़ा जाने लगा, उनको नष्ट किया जाने लगा। उनको जब नष्ट किया जाने लगा तो करीब 4 दिन बाद 15 दिसंबर के जब उनकी मृत्यु हुई, इसके 4 दिन के बाद 19 दिसंबर 1952 को 19 दिसंबर 1952 ईस्वी को
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया कि एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा। मतलब 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की बात कह दी। उन्होंने घोषणा कर दिया और इस तरह फिर कानून बना और फिर भाषा के आधार पर जो भारत में जो पहला राज्य गठित हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश। मतलब 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो कि भारत में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन, जो कि पहला राज्य था। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो इसकी जो उसमें जो राजधानी बनी वो बनी कर्नूल। उसमें राजधानी इसकी थी, जो कि वर्तमान में भी एक राजधानी है, कर्नूल इसकी राजधानी बनी। अब जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, एक राज्य का गठन हो गया, तब अब जो अन्य क्षेत्र थे वो लोग भी अब अपनी मांग को बहुत तीव्र कर दिए, बहुत तेज कर दिए। उन लोग को लगने लगा कि अब जब एक राज्य का गठन हो गया है तो फिर अब हमारी मांगें भी मान ली जाएगी। वो लोग भी अब भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग को बहुत तीव्र कर दिए। तो इसके बाद भारत सरकार ने एक अन्य आयोग का गठन किया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। और फजल अली आयोग, अब भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन कर दिया। करीब दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन कर दिया। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया उसके बाद अन्य क्षेत्रों में काफी तीव्र विरोध होने लगा। भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग जब उठने लगी तो दिसंबर 1953 में एक भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। ये जो फजल अली आयोग था ये 3 सदस्यीय था। एक अध्यक्ष प्लस 2 मेंबर को लेके 3 सदस्यीय था। इस फजल अली आयोग, हम नाम ही देख लें फजल अली, मतलब ये जो 3 सदस्यीय जो आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे। जबकि सदस्य थे के एम पन्नीकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इसके मेंबर थे फजल अली, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली, इसके अध्यक्ष थे के.एम. पन्नीकर, इसके सदस्य, और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस तरह 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन किया गया। और फिर इस आयोग ने भी धर आयोग की रिपोर्टों को देखी और फिर जेवीपी समिति की रिपोर्टों को देखी। फिर भाषा के आधार पर जो 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश जो पहले राज्य का जो गठन किया गया, इन सब की परिस्थितियों को देखा। परिस्थितियों और का समीक्षा करने के बाद इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी
रिपोर्ट केंद्र सरकार को या भारत सरकार को सौंप दिया। और इसने जो एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत था, इसने जो एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत था उसको इसने अस्वीकार कर दिया, उसको खारिज कर दिया। जबकि इस आयोग का मानना था, मतलब कि फजल अली आयोग का ये मानना था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में, किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए, भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। ये जो समिति थी, फजल अली आयोग था, इसके साथ साथ इसने राज्यों के गठन के लिए, पुनर्गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इसने 4 प्रमुख कारण भी बताए। इसने 4 प्रमुख कारण भी बताए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए इसने 4 कारण बताए। पहला था कि देश की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण। देश की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण। देश की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण एवं अनुरक्षण करना। इसके साथ इसने जो दूसरा कारण बताया वो बताया भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। और जो तीसरा कारण बताया वो बताया वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक विचार। वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक विचार। और जो चौथा कारण बताया राज्यों के पुनर्गठन को लेकर, वो बताया प्रत्येक राज्य समस्त, मतलब पूरे देश को, प्रत्येक राज्य पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करना। मतलब प्रत्येक राज्य एवं पूरा देश, समस्त देश में जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण करना की योजनाएं बनाना और कल्याण की योजनाएं बनाना और इसका संवर्धन करना, ये 4 कारण बताया राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। आयोग ने यह भी सुझाव दिया, इस फजल अली आयोग ने जो 23 दिसंबर 1955 को जो अपनी रिपोर्टें सौंपी केंद्र सरकार को, उसने यह भी सुझाव दिया कि मूल संविधान के अंतर्गत, जब संविधान बना था तो उस संविधान के अंतर्गत जो 4 प्रकार के राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था, जो 4 प्रकार के राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था, राज्य का घा के अंतर्गत, वो कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको समाप्त किया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित का निर्माण किया जाए। मतलब इस फजल अली आयोग ने कहा कि 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश, 16 राज्य 3 संघ शासित प्रदेश का गठन का इसने सुझाव दिया, इस फजल अली आयोग ने। इस फजल अली आयोग ने यह भी सुझाव दिया, इसने इन 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात तो किया ही था, उसने यह भी सुझाव दिया कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 371, 370 में जम्मू कश्मीर का जिक्र था और 371 में गुजरात और महाराष्ट्र, तो 371 इसने यह सुझाव दिया कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो, केंद्र सरकार के द्वारा जो सामान्य नियंत्रण की जो बात है उसको भी निरस्त किया जाना चाहिए। फजल अली आयोग ने सुझाव दिया। उसने यह भी सिफारिश किया इस आयोग ने कि जो राज प्रमुख संस्था और जो रियासतें हैं, जो राजाओं के द्वारा शासित क्षेत्र हैं और जो रियासतें हैं,
तो के साथ जो समझौते किए गए हैं उसको भी समाप्त किया जाए। राजाओं के साथ और रियासतों के साथ जो समझौते किए गए हैं उसको भी समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ फजल अली आयोग की जो सिफारिशें थी वो भारत सरकार ने ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। कुछ परिवर्तनों के साथ इनकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मान लिया और केंद्र सरकार ने मान लिया और फिर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और फिर एक संविधान संशोधन हुआ, इसे कहते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया और फिर इसके द्वारा जो भाग का और भाग खा के बीच में जो दूरियां थी, जो बीच में जो था गैप हो गया था इन के बीच में, इन दोनों बीच में जो अंतर था उसको कम किया गया और भाग जो गा था उसको खत्म कर दिया गया। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत भाग गा के अंतर्गत जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। और इनमें से इसके अंदर ये भी था, इनमें से जो कुछ पड़ोसी क्षेत्र राज्यों के साथ जो बगल के राज्य थे, साइड के राज्य थे, कुछ उनको दे दिया गया, उनके साथ उनको दे के एक नए राज्य का गठन किया गया। कुछ उनके क्षेत्रों को एक दूसरे राज्य में मिलाकर कुछ राज्यों को या संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और इस तरह इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो अंतिम रूप से जो राज्य बने वो बने 1 नवंबर 1956 को जो राज्यों का गठन हुआ वो हुआ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखें तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया। अब उस समय 1 नवंबर 1956 को जो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, उन समय जो राज्य थे उसकी वस्तु स्थिति को देख लेते हैं। जो 14 राज्य थे उसमें जो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, हम जान ही रहे हैं, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा बंबई, 5वां जम्मू कश्मीर, 6ठा केरल, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां मद्रास, 9वां मैसूर, 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब, 12वां राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश और जो 14 नंबर पे था पश्चिम बंगाल। इस प्रकार 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा मणिपुर, 5वां त्रिपुरा और 6ठा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह। इन 3 लंकादीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह को मिलाकर 6ठा संघ शासित प्रदेश बना। लेकिन इन 14 राज्यों के गठन के पूर्व जो कुछ क्षेत्रों को जो मिलाया भी गया और कुछ क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्र में मिलाकर जो नए राज्यों का गठन हुआ और कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर जो अन्य दूसरे राज्यों या संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ, उसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो उसके बाद ही ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। जैसे कि राज्य पुनर्गठन 1956 के अंतर्गत जो कोचीन राज्य के अंतर्गत जो तंवरकोर था, कोचीन राज्य के अंतर्गत जो तंवरकोर था और मद्रास राज्य के अंतर्गत जो मालाबार था। कोचीन के अंतर्गत तंवरकोर और मद्रास के अंतर्गत जो मालाबार,
तथा दक्षिण कन्नड़ के अंतर्गत जो कसरगोडे था, दक्षिण कन्नड़ के अंतर्गत जो कसरगोडे था, इन सभी को मिला के एक नए राज्य का गठन किया गया। वो राज्य था केरला। वो राज्य जो था वो था केरला। मतलब जो 14 राज्य जो मैंने बताया, उसमें जो केरल राज्य का जो गठन किया गया वो इसी आधार पर इन क्षेत्रों को मिला के उन राज्यों का गठन किया गया। इसी तरह मध्य भारत में जो विंध्य प्रदेश के जो राज्य, विंध्य प्रदेश के राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर जो राज्य गठन हुआ वो बना मध्य भारत या मध्य प्रदेश राज्य बना। और फिर पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ का जो राज्य था को मिलाकर बंबई राज्य बना। सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बंबई राज्य बना। और फिर जो कुर्ग राज्य था, कुर्ग जो राज्य था उसको, जो संशासित प्रदेश था, मतलब एक जो छोटी रियासत थी कुर्ग जो था, उसको मिलाकर मैसूर राज्य का गठन हुआ। और फिर पटियाला और पूर्वी पंजाब को मिलाकर पंजाब राज्य बना। पटियाला और पूर्वी पंजाब को मिलाकर पंजाब राज्य बना। और अजमेर राज्य को मिला के राजस्थान, अजमेर का राज्य को मिला के राजस्थान राज्य का में विलय कर दिया गया और राजस्थान राज्य का भी गठन हो गया। यानी 1 नवंबर 1956 को मैंने जो भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जो बनाया वो किन किन क्षेत्रों को मिला के बनाया गया था वो मैंने बताया। इसके अलावा एक और बचा था जो मद्रास राज्य, ठीक मैंने शुरू में बताया था 1 अक्टूबर 1953 को जो मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे उन लोगों की मांग के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो मद्रास राज्य से भी कुछ क्षेत्र को काटकर, मद्रास राज्य को के कुछ क्षेत्रों को काटकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। वो था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव। जो तीनों नाम है, इन तीनों नामों को मिला के एक संघ शासित प्रदेश जो बनाया गया वो मद्रास राज्य को काटकर ही बनाया गया था। इस तरह 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेशों का गठन हो गया। 1956 की वस्तु स्थिति यही थी। अब हम बात करते हैं 15वें राज्य। 14 राज्य का गठन हो ही गया था। उसके बाद फिर भारतीय संघ में जो 15वां राज्य बना, 15वां राज्य जो बना वो बना गुजरात। राज्य गुजरात बना। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यानी 1956 के बाद, 1 नवंबर 1956 के बाद, उस समय बंबई जो राज्य था, बंबई राज्य में 2 भाषी लोग थे। एक तो वहाँ के बंबई के लोग जो मराठी भाषी बोलते थे, यानी जो महाराष्ट्र के लोग थे। बाद में महाराष्ट्र बना तो बंबई के में 2 भाषी लोग रहते थे, एक मराठी भाषी और दूसरा जो था वो था गुजराती भाषी, यानी गुजराती भाषा बोलने वाले। तो 1960 में बंबई में जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे, गुजराती भाषा जो बोलने वाले लोग थे, इस बंबई राज्य को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। एक तो बंबई जो मराठी लोग थे, बंबई को महाराष्ट्र बना दिया गया, और दूसरा जो बना वो गुजरात बना। यानी 15वां राज्य जो नया राज्य का गठन हुआ 1960 में, वो बना गुजरात में। 1960 में बना, भाषा के आधार पर नहीं बना था, ये मत सोचिएगा भाषा के आधार पर बना था, लेकिन यह था कि वहाँ पे जो बहुलता थी वो गुजराती भाषा की बहुलता थी। नहीं, 1960 में जो 15वां राज्य बना वो बना गुजरात। फिर 16वां राज्य जो बना वो बना नागालैंड। नागालैंड जो बना 1 दिसंबर 1963।
दिसंबर 1963। नागालैंड की बात करते हैं, जो भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। जो नागा पहाड़ी थी, नागालैंड परिक्षेत्र में जो नागा पहाड़ी थी, और असम के बाहर जो एक क्षेत्र था, असम के बाहर जो एक क्षेत्र था वो था त्वेनसांग। त्वेनसांग क्षेत्र जो कि असम के बाहर क्षेत्र था, एक श्रावक क्षेत्र था, और दूसरा था नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ियां और असम के बाहर जो त्वेनसांग क्षेत्र था को मिलाकर 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को इस 16वां राज्य में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। इसके बाद जो 17वां राज्य बना वो बना हरियाणा। हरियाणा राज्य जो पंजाब राज्य था, जो पटियाला और पश्चिमी पंजाब को मिला के पंजाब राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। जो पंजाब राज्य था उससे उसके कुछ क्षेत्रों को लेके, पंजाब राज्य के कुछ क्षेत्रों को लेके 1966 में इस 17वें राज्य का हरियाणा का गठन किया गया। पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकाल के 1966 में 17वें राज्य का गठन किया गया। और इसी वर्ष 1966 में केंद्र शासित प्रदेश भी बना था, वो था चंडीगढ़ भी बना था 1966 में ही। चंडीगढ़ भी बना था। तो 17वां राज्य जो 1966 में बना वो बना हरियाणा बना, पंजाब राज्य से के क्षेत्रों को लेके। इसके बाद जो 18वां राज्य बना 18 नंबर पे था वो था हिमाचल प्रदेश। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जब 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, तो उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो एक नियम लाया गया और फिर भारत सरकार ने 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को अब एक पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, और ये भारतीय संघ का राज्यों की क्रम में 18वें नंबर पे था। अब इसके बाद बात करते हैं जो अन्य राज्य जो बने 18 के बाद 19, 20, 21, ये तीनों राज्य जो थे वो एक साथ ही बने। 19, 20, 21 सातवां राज्य, ये जो तीनों राज्य थे वो एक साथ ही बने। मतलब 1972 में 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ। इनमें जो पहला राज्य था वो था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 19वां जो राज्य था वो था मणिपुर, 20वां जो था वो था त्रिपुरा, 61वां जो था वो था मेघालय। जो राज्य बने वो 21 जनवरी 1972 को। 1972 में एक क्षेत्र का गठन, मतलब एक नाम परिवर्तन का एक अधिनियम लाया गया, जिससे कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम। 1972 में पूर्वोत्तर राज्यों को, 3 राज्यों को गठन को लेकर, नाम परिवर्तन को लेकर एक पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम लाया गया। और उसके अंतर्गत जो पूर्वी भारत के जो राज्य थे उनकी जो राजनीतिक मानचित्र पे 3 राज्यों का, मतलब उन
पूरी पूर्वोत्तर राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो राजनीतिक भौगोलिक स्थितियाँ थी, उनके उसमें व्यापक परिवर्तन किया गया। आगे चल पूर्वोत्तर राज्य परिषद का भी गठन हुआ, पूर्वोत्तर राज्य परिषद का भी आगे चलकर गठन हुआ। और फिर इसके अंतर्गत जो राज्य बने, जो 19वां राज्य बना 21 जनवरी 1971 को जो बना वो मणिपुर बना। फिर 20वां जो बना वो बना त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ। और फिर इसी समय मेघालय का भी गठन हुआ, मेघालय। क्योंकि ये जो मेघालय था, मेघालय जो 22वां संविधान संशोधन 1969, अभी तक मेघालय जो था ये 22वें संविधान संशोधन 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये एक स्वयं शासित राज्य था या सह राज्य था। ये अभी तक क्या था, 21 जनवरी 1972 के पहले तक ये मेघालय जो था वो था स्वायत्त शासी राज्य था। ये एक स्वायत्त शासी राज्य था यानी असम के अंतर्गत ये एक उपराज्य के रूप में जाना जाता था। यानी अभी तक क्या था, ये मेघालय जो था वो असम के अंतर्गत ये उपराज्य था 1972 के पहले तक। और जब असम के अंतर्गत उपराज्य था, एक स्वशासी राज्य था, तो इसका एक मंत्रिपरिषद भी था, इसका एक मंत्रिपरिषद भी था। और फिर 1972 में फिर 21 जनवरी 1972 को फिर इसे असम से अलग करके स्वशासी राज्य के रूप में, जो उपराज्य के रूप में था, इसे अलग करके 21 जनवरी 1972 को भारतीय संघ का 21वें राज्य के रूप में मेघालय को 1972 में गठन किया गया। इस तरह अब वर्तमान में मतलब कि उस समय 21 जनवरी 1972 तक जो भारत की जो राज्यों की जो स्थिति थी वो 21 हो गई। 21वां जो राज्य था वो था मेघालय। मेघालय राज्य 21वां राज्य था वो मेघालय बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं 22वें राज्य की बात। जो 22वां राज्य था सिक्किम बना। 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 में। 1975 में इसकी वस्तुस्थिति की बात करते हैं। सिक्किम 1975 में भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तो सिक्किम जो था, सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। मतलब वहां पे राजशाही शासन था उस समय। ये वहां पे राजा थे, वहां पे राजा के द्वारा शासित होता था। और वहां का जो शाही राजवंश था उसे चोग्याल कहा जाता था। चोग्याल का शासन था, चोग्याल लोग का शासन था, चोग्याल का शासन था। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को आजादी मिली, तो इसने भारत ने क्या किया कि इसने जो चोग्यालों के अंतर्गत जो रक्षा मामले थे और जो विदेशी मामले थे और जो संचार मामले थे, इसका उत्तरदायित्व अब भारत सरकार ने ले लिया। आजादी के बाद इनके रक्षा मामले, संचार मामले और विदेशी मामले, रक्षा, संचार, विदेशी मामले को भारत सरकार ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लिया। और फिर ये चोग्यालों का शासन ये चलता रहा। ये फिर उसके बाद 1974 में एक संविधान संशोधन किया गया। 1974 में एक संविधान संशोधन यानी 35वां 35 संविधान संशोधन 1974
35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया और इसके अंतर्गत जो सिक्किम को अब एक सह राज्य या संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया और सह राज्य और संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया इसको, और जो ग्यालों का जो शासन था अब वो समाप्त हो गया। यानी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम की जो स्थिति थी वो सह राज्य की थी, सह राज्य की स्थिति बन गई 1974 में। 1974 में ये सह राज्य संबद्ध राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दे दिया गया। फिर इसके एक साल बाद पुनः एक अगला संविधान संशोधन हुआ। इसे 36वां संविधान संशोधन कहते हैं 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अब सिक्किम को जो अभी तक सह राज्य का के रूप में था, अब उसे पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। अब सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इसे 22वें राज्य के रूप में इसे भारत का एक अंग बना लिया गया, एक राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना लिया गया। अब 22 राज्य बन गए। इसके बाद फिर 3 राज्य एक साथ बने, जैसे उसमें 72 में 3 राज्य बने थे एक साथ, वैसे ही इसके बाद 3 राज्यों का गठन हुआ, यानी 23, 24, 25। चौबीस और 25वें राज्य। तेईस, 24, 25 यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 23वां राज्य जो था वो था मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य गोवा। ये जो राज्य बने ये 1987 में, मतलब ये भी तीनों राज्यों का जो गठन हुआ वो 1987 में। 1986 में भारत सरकार, जो 23वां राज्य था मिजोरम, इसकी बात कर रहे हैं। 1986 में भारत सरकार ने, और उस समय मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट था, मिजो नेशनल फ्रंट के बीच एक समझौता हो गया। 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच मिजो नेशनल फ्रंट प्लस भारत सरकार के बीच 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच एक समझौता हो गया और उस समझौते पे हस्ताक्षर हो गया। और इस हस्ताक्षर के बाद मिजोरम को भारतीय संघ का 1987 में इसे भारतीय संघ का समझौते के बाद 23वां राज्य के रूप में इसे पूर्ण राज्य के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया। फिर 1987 में 24वें राज्य के रूप में एक नया राज्य अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया 24वें राज्य के रूप में। फिर कुछ समय के बाद उसी 1987 उसी वर्ष त्वरित रूप से उसी समय फिर एक तीसरा राज्य यानी गोवा का भी 25वें राज्य के रूप में 1987 में 25 राज्य के रूप में गोवा का भी गठन किया गया। गोवा की बात करते हैं क्योंकि गोवा जो अभी तक था ये सबसे पहले हमें मालूम भी है पुर्तगाली जो सबसे पहले आए वो उन्होंने गोवा में 1510 ईस्वी में अपना बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के नेतृत्व में ये गोवा था उस समय। फिर गोवा को 1510 ईस्वी में इन लोगों ने इसको अपने अंतर्गत पुर्तगाली ने इसको अपने अंतर्गत एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना लिया। और फिर जब नीनो दो कुन्हा बना
तो 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में इस गोवा को उसने अपना मुख्यालय बना लिया। पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बना लिया। एक हिसाब से कहा जाए तो ये पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन थी उसका एक मतलब एक औपचारिक राजधानी भी बन गई गोवा 1510 ईस्वी में। उसके बाद पुर्तगालियों का शासन इस पे रहा गोवा पे, और ये शासन रहा 19 दिसंबर तक 1961 तक। फिर 19 दिसंबर 18 और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत इस गोवा राज्य को पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया। यानी पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गए भी। 1961 को पुर्तगाली शासन से समाप्त हो गया। फिर उसके बाद ये एक राज्य बना, लेकिन उसमें ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। फिर अंततः एक संविधान संशोधन हुआ 1987 में, जब ये दो राज्य बने थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इसके गोवा के लिए एक संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। फिर 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को अब पूर्ण राज्य का दर्जा देके इसे भारतीय संघ का 25वां नंबर पे इसे राज्य घोषित कर दिया गया, बना दिया गया है। इस तरह 1987 में भारत की जो स्थिति थी वो 25 राज्य थे 25 राज्य थे। अब फिर उसके बाद 3 राज्यों का गठन इस 87 के बाद से करीब 12-13 सालों के बाद 3 राज्यों का पुनः गठन हुआ। सन 2000 में 26, 27 और 28 राज्य। 26वां जो राज्य बना वो बना छत्तीसगढ़। ये बना 1 नवंबर 2000। 27वां जो बना ये उत्तर प्रदेश से अलग काट की वो बना उत्तरांचल। उसमें उत्तराखंड नाम नहीं था, उत्तरांचल था। 9 नवंबर 2000 को। फिर 28वां जो राज्य बना वो बना झारखंड, बिहार से अलग करके। ये बना 15 नवंबर 2000 को। यानी सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके, कुछ क्षेत्रों को अलग करके, कुछ जिलों को अलग करके एक नए राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और फिर उसी समय उत्तर प्रदेश से भी उसके 13 जिलों को लेके एक नए राज्य का गठन किया गया, वो बना उत्तरांचल। और फिर उसी वर्ष सन 2000 में बिहार के कुछ खंडों को अलग, कुछ जिलों को अलग करके एक अलग राज्य का गठन किया गया। वो बना झारखंड। मतलब 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन किया गया। इस तरह सन 2000 में भारतीय राज्यों की स्थिति थी वो 28 हो गए, और 28 राज्य उस समय सन 2000 में हो गए। लेकिन सन 2000 में 28 राज्य तो हो गए, लेकिन उसके बाद राज्यों की जो गठन की जो प्रक्रिया थी वो भी करीब 13-14 सालों के बाद फिर पुनः एक भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन हुआ। वो बना 29वां राज्य। 29वां राज्य वो बना
तेलंगाना, ये बना 2 जून 2014 को। फिर 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से 29वें, तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो तेलंगाना, ये 1946 में भी देखिए तो ये शुरू से लोग संघर्षरत थे। इनमें शुरू से ही एक नए राज्य के गठन की मांग चल रही थी, लेकिन उस समय मद्रास से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन इनका संघर्ष अभी भी चल रहा था। और फिर भारत सरकार ने 2 जून 2014 को एक नए राज्य का गठन कर दिया, जो 29वां राज्य, भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। अब 29 राज्य बन गए। 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद भारतीय संघ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ करीब 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संघ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और एक जो परिवर्तन हुआ उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को लेके और एक अधिनियम पारित किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लाया गया। और फिर 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित बन गए। इसके अंतर्गत फिर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर यानी कि इसके लिए एक जम्मू कश्मीर को जो रखा गया अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत एक विधानसभा वाला, मतलब विधानसभा वाला ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। विधानसभा वाला ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जबकि अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 239 के तहत, अनुच्छेद 239 के तहत इसे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना गया। जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो उस समय जो भारतीय राज्यों की स्थिति थी, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 को की जो स्थिति हो गई, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था वो अलग हो गया, तो जो राज्यों की संख्या जो अभी तक 29वां राज्य तेलंगाना था, जो अभी तक भारतीय संघ में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब स्थिति उस समय 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति हो गई कि जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को निकाल के, राज्य को निकाल के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे अब 7 की जगह पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्यों की संख्या कम होगी, वो हो गई 28 राज्य हो गए। 2019 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति थी, उसमें 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर उसके 1 वर्ष के बाद ही, मतलब 1 वर्ष के अंदर ही फिर एक भारतीय संघ में एक नया परिवर्तन आया। जो केंद्र शासित प्रदेश 2 थे, दादरा और नगर हवेली, दूसरा था दमन दीव। इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी
यानी बात करें तो एक इसके बाद एक अलग विधेयक लाया गया, वो था कि शासित प्रदेशों को लेकर दादरा और नगर हवेली हवेली एवं दमन दीव 19 अधिनियम 2019 दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, एक दादरा नगर हवेली था, एक दमन दीव, जो केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों को समाहित करके एक विधेयक लाया गया और इसे लोकसभा में करीब 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में पास किया गया। 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में, और फिर उसके बाद 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास किया गया। 3 दिसंबर 2019 को सभा में पास किया गया और अंततः फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी सन 2020 को 26 जनवरी 2020 को इसका अनुमोदन कर दिया और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उसको मिला के एक कर दिया गया, मतलब इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। और इस तरह भारतीय संघ में जो राज्यों की जो वर्तमान में यथास्थिति है और वो हो गया 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा नगर हवेली दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को एक करके जो अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें से एक कम हो गया और फिर हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य। वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के कुल राज्य संघ शासित प्रदेश मिला के कुल हो गए 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में इतने ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम थोड़ा सा इन राज्यों की वर्तमान में जो स्थिति है उसको देख लेते हैं। और मैं जो आपको इन वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं इन्हें आपको जनसंख्या के आधार पर नहीं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बताने पे कभी क्योंकि हर एक 10 साल पे जनगणना होती है और उसमें फिर राज्यों का क्रम जो है आगे पीछे हो जाता है। तो मैं आपको ये राज्यों का राजधानी और उनका क्षेत्रफल के आधार पर बताऊंगा, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है फिर जो सबसे कम क्षेत्रफल पे है। तो वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। 28 राज्यों की बात करें, पहला जो राज्य जो क्षेत्रफल के आधार में बता रहा हूं आपको, पहला है राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राजधानी जयपुर। और जो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य है वह है राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसका जो क्षेत्रफल है 3,08,252। 3,08,252
वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, एक मुंबई जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दो राजधानी मुंबई जो कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दूसरा है नागपुर जो कि शीतकालीन राजधानी नागपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर जो पहला राज्य है वो है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई, दूसरी शीतकालीन राजधानी नागपुर। और फिर चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजधानी तो जान ही रहे हैं लखनऊ। इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और पांचवें स्थान पे जो है वो है गुजरात राजधानी गांधीनगर, मतलब 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। गुजरात गांधीनगर 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद छठे स्थान पे जो क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम में है, छठे स्थान पे है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। इसका जो क्षेत्रफल है 1,91,791। छठे स्थान पे कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। क्षेत्रफल है इसका 1,91,791 है। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम है। इसके बाद जो सातवें नंबर पे है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां। भारत का ऐसा राज्य, पहला राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं। भारत का ऐसा राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं। अन्य किसी भी राज्य में तीन राजधानियां नहीं। इसकी पहली राजधानी अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी कन्नौज। दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी कन्नौज। अमरावती जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये है विधायी राजधानी। अमरावती जो राजधानी ये है विधायी राजधानी है। और विशाखापट्टनम जो है वो है कार्यकारी राजधानी। और कुर्नूल जो है ये न्यायिक राजधानी है। मतलब भारत का एक ऐसा एक पहला राज्य है जहां पे तीन राजधानियां हैं। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी। इसके बाद जो अगला राज्य है मैं क्षेत्रफल के आधार पर बता रहा हूं, ओडिशा, उसकी राजधानी भुवनेश्वर। फिर छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद। क्योंकि जब 2 जून 2014 को जब 19वां तेलंगाना बना था तो उस समय ये बात हुई थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो संयुक्त राजधानी होगी वो हैदराबाद होगी।
कि बाद में फिर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी और फिर आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हो गई। तेलंगाना, हैदराबाद, फिर बिहार की राजधानी पटना, हम लोग जान ही रहे हैं, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का की 2 राजधानियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियाँ हैं। एक शिमला, दूसरी धर्मशाला। शिमला, जो शिमला राजधानी है, शिमला जो है इसकी ये ग्रीष्मकालीन है। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है शीतकालीन है। शिमला ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड की देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुअनंतपुरम, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला और सिक्किम गंगटोक और गोवा पणजी। अब ये मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पर बताया, और अगर देखें तो सबसे जो छोटा राज्य क्षेत्रफल में है वो है गोवा। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा गोवा है, फिर उसके बाद सिक्किम है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7096 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे हैं ये गोवा, फिर सिक्किम, फिर तीसरे स्थान पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो है 10,486 वर्ग किलोमीटर। दस 10,486 वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पे है नागालैंड। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,579 वर्ग किलोमीटर है। और 5वें स्थान पे है मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है। इसका क्षेत्रफल है 20,081 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम की 21,081 है, 21,081 वर्ग किलोमीटर है। 21,081 वर्ग किलोमीटर। इस तरह कुल 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है वो है जम्मू कश्मीर। इसकी 2 राजधानियां हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब जान रहे हैं क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर। इसकी 2 राजधानियां हैं। एक जम्मू जो राजधानी है ये एक शीतकालीन राजधानी है। जम्मू शीतकालीन राजधानी, और श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मतलब जम्मू जो है ये शीतकालीन है और श्रीनगर कालीन राजधानी है। मतलब क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है करीब 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब है 1,63,040 वर्ग
किलोमीटर। और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे जो है वो है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। लद्दाख लद्दाख यानी लेह, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 59,196 वर्ग किलोमीटर। 196 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8249, राजधानी ब्लेयर 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चौथा जो है वो है दिल्ली। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है वो है 1483 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली यानी उसकी राजधानी भी वही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। दिल्ली उसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। पांचवा है दादर नगर हवेली दमन दीव। हवेली एवं दमन दीव, ये क्षेत्रफल में पांचवें नंबर पे है। इसका क्षेत्रफल है करीब 603 वर्ग किलोमीटर। 603 वर्ग किलोमीटर। छठे स्थान पे है पुडुचेरी। छठे स्थान पे पुडुचेरी, इसका क्षेत्र, इसकी राजधानी पुडुचेरी है। मतलब पुडुचेरी कहा जाता है, संशासित क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है 480 वर्ग किलोमीटर है। सातवें स्थान पे क्षेत्रफल के आधार पर चंडीगढ़, संशासित प्रदेश, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 114 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। और आठवें स्थान पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। इसका क्षेत्रफल है वो है 22 वर्ग किलोमीटर। 22। अगर हम कुल 36 राज्यों संशासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे जो छोटा क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो वो है लक्षद्वीप, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर पांडिचेरी। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, फिर दादर नगर हवेली, फिर उसके बाद दिल्ली आ जाएगा। ये वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी वस्तु स्थिति है और उनके क्षेत्रफल के आधार पर मैंने बताया। अब मैं कुछ राज्यों के नाम परिवर्तन की बात करता हूँ। लास्ट टॉपिक मेरा है, लास्ट जो है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नामों में भी परिवर्तन किया गया। 1956 से लेके 2020 तक राज्यों के नामों में परिवर्तन। राज्यों के नामों में परिवर्तन। सबसे पहला राज्य है इसका नाम परिवर्तन किया गया वो था संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश जो नाम आया वो बना 24 जनवरी 1950 को। कि पहले उत्तर प्रदेश नाम नहीं था। वैसे अगर इसको देखें तो इस उत्तर प्रदेश को पहले 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। उस समय जो राजधानी थी वो आगरा थी। उसमें राजधानी जो थी वो आगरा थी। राजधानी आगरा थी और
फिर ये राजधानी करीब 1858 तक चलती रही। ये आगरा राजधानी 36 से 1858 तक चलती रही। फिर 1898 राजधानी हो गई प्रयागराज। 1836 से राजधानी इसमें आगरा थी। फिर उसके बाद 1858 से राजधानी हो गई प्रयागराज। फिर 1921 में राजधानी हो गई लखनऊ। लेकिन वो जो था, जो लखनऊ राजधानी बनी, वो बनी आंशिक रूप से, अभी पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनी थी। और फिर उसके बाद 1935 में इसको पूर्ण रूप से, 35 से पूर्ण रूप से लखनऊ जो वर्तमान राजधानी है बनी। 1836 में उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत। फिर ये नाम चलता रहा करीब 1877 तक। 1877 में इससे उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। 1877 से उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा 1877 से। फिर ये नाम 1877 से उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश को। फिर उसके बाद ये नाम चलता रहा, और फिर करीब 24 जनवरी 1950 को इसको वर्तमान नाम दिया गया। और क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम के पहले 1937 से इसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाने लगा था। 24 जनवरी 50 को तो उत्तर प्रदेश नाम हुआ ही, लेकिन 1877 के बाद 1937 से इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 से इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर बाद में 24 जनवरी 50 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। फिर इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन हुआ वो हुआ मद्रास राज्य को लेके। फिर मद्रास राज्य अधिनियम बना, दूसरा, ये पहला नियम 1969। मद्रास अधिनियम 1969 को लाया गया। और फिर 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मतलब 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। और बाद में तमिलनाडु कर दिया गया 14 जनवरी 1971 को। फिर बाद में इस तमिलनाडु, यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ विधानसभा ने करीब 17 जुलाई 1996 को मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 17 जुलाई 1996 को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। 17 जुलाई 1996 को इस मद्रास शहर का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। इसी प्रकार फिर अगला जो परिवर्तन हुआ मैसूर राज्य का हुआ। मैसूर, क्योंकि मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 आएगा मैसूर को लेके। मैसूर नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 मैसूर के नाम को परिवर्तन को लेकर 1973 में एक नाम परिवर्तन अधिनियम लाया गया। और फिर 1973 में मैसूर का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर का नाम परिवर्तन करके 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। इसके बाद फिर 1973 में जो लंका, मिनिकाय और जो अमिनदीव थे, इनका नाम परिवर्तन करके इसको लक्षद्वीप कर दिया गया। 1973 में जो
अंकादेव, मिनिकाय, अमीनदीव, इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप कर दिया गया। फिर इसके बाद जो अगला जो परिवर्तन हुआ वो 1991 में हुआ, दिल्ली को लेके 69वें संविधान संशोधन। अगला जो परिवर्तन हुआ 69वें संविधान संशोधन 1991, 69 संविधान संशोधन 1991 को लाया गया और इसके तहत दो नए अनुच्छेद बने। अनुच्छेद 239 का 39 का 239 का खा, 239 का और 239 खा 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया। और इसके अंतर्गत जो अभी तक जो दिल्ली था संघ राज्य क्षेत्र था, दिल्ली जो अभी तक संघ राज्य क्षेत्र था उसे अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। अब इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। और दिल्ली कर दिया गया 1992 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992 में कर दिया गया। और इसकी जो दिल्ली किया गया इसको एक विधानसभा लाया गया और वो 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा का और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। इस तरह 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र था उसे एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया। और फिर जो अगला जो परिवर्तन हुआ सन 2006 में हुआ। 2006 में क्योंकि जब उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड बना था, मतलब उसमें उसका नाम उत्तरांचल था। फिर सन 2006 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड, 2006 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। और फिर इसी 2006 में सितंबर 2006 में जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके 2006 में ही पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी कर दिया गया। 2006 में ही पांडिचेरी के सितंबर 2006 में ही पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके अब उसको वर्तमान नाम जो पुडुचेरी है उस कर दिया गया। और फिर इसी के तहत फिर एक और लास्ट टॉपिक है, लास्ट लाइन है 96वें संविधान संशोधन। 96वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा जो उड़ीसा का नाम परिवर्तन करके उसका नाम उड़ीसा कर दिया गया। 96वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके उड़ीसा कर दिया गया 2015 में 96वें संविधान संशोधन के तहत। इस तरह टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।